हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ का मतलब कि पूरा कंप्लीट किया जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो महत्वपूर्ण है उसका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और आपने पूरा लेक्चर सही तरीके से, जो 5 से 6 घंटे का लेक्चर हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का, आपने नहीं देखा है तो अगर आपके पास समय हो तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर महत्वपूर्ण देखेंगे। पूरा लेक्चर देखिएगा, पूरे तरीके से देखिएगा पूरा, और आखिरी में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बीच में भी हैं, मतलब पूरी महत्वपूर्ण चीज़ें ही यहाँ पर अध्ययन होगा उसका। तो बाकी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कल 150 से ऊपर क्विज डाले गए थे, उन क्विज को बहुत बेहतर तरीके से देखिएगा। उसके अलावा आज भी हम वहाँ पर कम से कम 100 या 150 क्विज जो महत्वपूर्ण होंगे उसको फिर से हम शेयर करेंगे, ओके। और उसके अलावा कम से कम 60 दिन या 70 दिन पीछे जाकर आप पूरा क्विज कर डालिए, उसको रिवाइज़ कर डालिए। कुछ लोग तो नोट्स वगैरह बनाने की बात कर रहे थे, तो बना भी सकते हैं, पॉइंट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बेहतर रखी गई हैं। बहुत छांट छांट के क्विज बनाए गए हैं, जीएस वगैरह के या फिर करंट के, ठीक है। तो इस प्रकार से कर डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, बेहतरीन चीज़ों के साथ शुरुआत करते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लगता है विलियम बेंटिक के शासनकाल में। याद रखिए 1829 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ओके। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में। दास प्रथा देखिए, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सेट करने के लिए पूछा जा सकता है। दास प्रथा 1843 एलन बरो के शासनकाल में, जिसमें कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति किया था। एलन बरो ने कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार पीसीएस में। तो सती प्रथा 1829 विलियम बेंटिक, दास प्रथा 1843 में एलन बरो, स्लीमैन की नियुक्ति। और शिशु वध पर प्रतिबंध, शिशु वध, शिशु की जान ना, जान, तो जान शोर था और वेलेजली, इन दोनों का इसमें सहयोग है 1795 से 1804, ओके। तो ये शिशु वध पर प्रतिबंध याद रखिए, जान शोर और वेलेजली शिशु वध पर प्रतिबंध लगाए थे, जानसोर और वेलेजली दोनों, ओके। सती प्रथा पर, हाँ, ये शिशु वध, जैसे खोंड जनजाति थी वहाँ पर शिशु वध लोग करते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगाया था जानसोर और वेलेजली ने 1795 से 1804। और सती प्रथा 1829 में विलियम बेंटिक, दास प्रथा एलन बरो, स्लीमैन की नियुक्ति 1843। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, कैनिंग के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कैनिंग के शासनकाल में, ओके। और शारदा एक्ट 1929 में आया था इरविन के शासनकाल में, इरविन के शासनकाल में शारदा एक्ट 1929 में आया था, 1929 में आया था। तो ये महत्वपूर्ण है सब। शारदा एक्ट 1929, हरविलास शारदा थे ना, हरविलास शारदा एक्ट 1929 में आया था, जिसमें लड़की के विवाह योग्य आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। उसके बाद भी कई ठो एक्ट आए, जैसे कि 1978 में एक्ट आया, फिर अभी 2022 में कर दिया गया है। लड़के और लड़कियों की उम्र, मतलब शादी की उम्र 21 वर्ष की जा चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि कुछ नारे वगैरह, इतना तो वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैजनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी कौन लिखा था? तो लाला लाजपत राय लिखे थे। लाला लाजपत राय, वही लाला लाजपत राय जिन्होंने कहा था साइमन गो बैक, और ये सब नारे वगैरह लगा रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनको लाठीचार्ज कर दी थी उनके ऊपर, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी बाद में, है ना। बाकी यहाँ से जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। और बाकी विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता। बाकी आपको पता ही होंगे, ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपको पता ही होंगी, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ किताबें हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम इसको कई बार बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अभी हमने बताया कि शिवाजी, मैजनी, गैरीबाल्डी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखने वाले लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया भी लिखा था, क्योंकि यह साइमन गो बैक से अनहैप्पी थे ना, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि अनहैप्पी इंडिया। साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, साइमन कमीशन आ रहा था तो उसके विरोध में, मतलब उससे अनहैप्पी थे, तो याद हो गया। इंडिया डिवाइडेड, जब इंडिया डिवाइड हो गया तभी भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इंडिया डिवाइडेड, ओके। और इसके अलावा एक होगा यहीं पर कि इंडिया विंस फ्रीडम, कहाँ गई पुस्तक? इंडियन स्ट्रगल, इंडिया विंस फ्रीडम, यहाँ पर नहीं लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम, अभी देखते हैं, ये भी पुस्तक है, अभी बताते हैं। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर। और रिडल्स इन हिंदुइज्म, भीमराव अम्बेडकर।
पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर। रिडल्स इन हिंदुइज्म, भीमराव अम्बेडकर। ओके, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, भगवती चरण वोहरा, महत्वपूर्ण है ये। फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखे हैं भगवती चरण वोहरा। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। ओके, हाँ। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, पता ही होगा। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये भी पता होगा आपको। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, विजय लक्ष्मी पंडित। और सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। ओके, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। तो बताइएगा उत्तर प्रदेश और भारत में पहली बार जो महिला राज्यपाल बनी थी उनका क्या नाम था, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर है अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो, अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, श्री अरविंदो, श्री अरविंदो। ओके, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, बहुत स्ट्रगल किए थे सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक इन्होंने ही बनाया था। तो इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। और हमने यहीं पर देखा अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल, तराना ए हिंद, मोहम्मद इकबाल, है ना, इन्होंने लिखा मोहम्मद इकबाल। ओके, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी डी सावरकर, वी डी सावरकर, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसके अलावा आप बताइएगा कि 1857 की क्रांति पर 1857 टू 1859 ऐसे करके एक पुस्तक लिखा है कार्ल मार्क्स ने लिखा है एक पुस्तक। उस पुस्तक का क्या नाम है, संभवतः वह पूछा जा सकता है, इसलिए उसको कमेंट करिएगा आप लोग सर्च करके। द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो, लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो। और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर अरबिंदो, लाइफ डिवाइन अरबिंदो, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर अरबिंदो। ओके, याद रखिए। यहाँ पर है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, लाला हरदयाल। ओके, इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने लिखा है इंडिया अनरेस्ट। इसी ने ही कहा था बाल गंगाधर तिलक को कि भारत में अशांति का जन्मदाता बाल गंगाधर तिलक है ना। इंडिया अनरेस्ट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा द क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस, द क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस। ओके, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही लिखे। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ओके, तो ये महत्वपूर्ण किताबें हैं। तो इतना तो याद रखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडियन फिलॉसफी डॉक्टर राधाकृष्णन, रिडल्स इन हिंदुइज्म भीमराव अम्बेडकर। और अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरबिंदो और द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन राम मनोहर लोहिया, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, तराना हिंद मोहम्मद इकबाल। ओके, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी डी सावरकर, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त, क्रिसेंट मून द पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, हिंद स्वराज गांधी जी लिखे हैं। उसके अलावा गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ भी है, महात्मा गांधी। ओके, ठीक है। अब कुछ समाचार पत्र हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है भारत का समाचार पत्र का उसका बोलते हैं कि समाचार पत्र पहला था। जेम्स ऑगस्टस किसी मेटकॉफ को बोलते हैं कि समाचार पत्रों को मतलब छुड़ाने वाला, ऐसे करके अभी आगे हम देख लेंगे उसको। मेटकॉफ होता है, मेटकॉफ, हाँ, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोला जाता है, मुक्ति देने, मेटकॉफ। बंगाल गजट अंग्रेजी में 1780 में कलकत्ता से निकला था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने पहला लिखाया था, है ना। बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसका नाम था, महत्वपूर्ण है। उदंत मार्तंड, ये भी महत्वपूर्ण है। जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर मिश्र के द्वारा ये लिखी गई है समाचार पत्र, मतलब इनके द्वारा संस्थापक ये थे। हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था 1826 में, कलकत्ता से यह प्रकाशित हुआ था। ओके,
अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ये एक पुस्तक महत्वपूर्ण है, पुस्तक कह रहे हैं, पत्रिका महत्वपूर्ण है। मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष। बांग्ला में पहले, फिर 1878 से अंग्रेजी में इसका प्रकाशन हुआ 1878 से 1878 से, जब 1878 का एक एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड, तो रातों रात अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरू हो गई थी। यही पत्रिका है वो अमृत बाजार पत्रिका। ओके, फाइनियर छोड़िए, सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में इनका बहुत अच्छा योगदान था ईश्वरचंद विद्यासागर का। सोम प्रकाश इन्होंने लिखा है। उसके अलावा केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक। मराठा जो है अंग्रेजी में है, केसरी जो मराठी भाषा में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। केसरी जो है मराठी में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में है। मराठा जो है वह मराठी में नहीं है, अंग्रेजी में है। केसरी जो है वह मराठी भाषा में है। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की दो पुस्तकें हैं। ओके, यंग इंडिया की बात होगी तो अंग्रेजी में महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी हिंदी और गुजराती में, हरिजन महात्मा गांधी, द इंडिपेंडेंट ये महत्वपूर्ण मोतीलाल नेहरू, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन ये गांधी जी की है तीनों। ओके, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ की जब बात करेंगे तो एनी बेसेंट। अल हिलाल और अल बिलाग दोनों उर्दू में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अभी हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यहाँ पर एक पुस्तक देखा है कि इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। कामरेड हमदर्द मोहम्मद अली, कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली। अली बदर से शौकत अली और मोहम्मद अली, ऐसे करके अली बदर थे जो 1920 में बहुत खिलाफत आंदोलन के दौरान बहुत सक्रिय थे। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी जो कानपुर के रहने वाले थे, इनसे मिलने राजकुमार शुक्ल आए थे। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला होता है तो राजकुमार शुक्ल इनसे मिले। इन्होंने बताया कि आप गांधी जी से जाकर मिलिए। राजकुमार शुक्ल से कहे कि आप गांधी जी से मिलिए, तब जाकर गांधी जी से मिले राजकुमार शुक्ल और इनवाइट किए कि आइए आप चंपारण में। और आपने गांधी मूवी जो 1982-83 में आई है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी, उसको आपने नहीं देखा है तो एग्ज़ाम के बाद या जब भी आपको समय मिले तो बेहतर तरीके से देखिएगा। उसमें बहुत बेहतर तरीके से इसका चित्रण किया गया है। ओके, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। गदर पहली बार उर्दू में प्रकाशित हुआ था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, लाला हरदयाल जी। पंजाबी में करतार सिंह सराभा पंजाबी में। अब आगे देखते हैं यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये जो कुछ हैं यहाँ पर सोसाइटी वगैरह। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स ने 1784 में इसकी स्थापना की थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय, आत्मीय सभा 1815 में। ओके, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकनाथ टैगोर 1838 में, 1838 में। आगे हम फिर इसको देखेंगे, आगे बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकनाथ टैगोर 1838 में। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय 1815 और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स 1784। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहाँ पर सत्य शोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले। ओके, और यहाँ पर जैसे अहमदिया आंदोलन जो हुआ था, मिर्ज़ा गुलाम अहमद पंजाब में, श्री नारायण धर्म वगैरह। अभिनव भारत वीडी सावरकर 1904 में, अभिनव भारत वीडी सावरकर। द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये करके पुणे महाराष्ट्र से गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। भारत स्त्री मंडल सरलाबाई देवी चौधरानी इलाहाबाद में 1910 में। ओके, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। चलिए हाँ, अब देख लेते हैं कि कुछ जैसे कि कौन कौन से अधिवेशन हुए थे, कब हुए थे और उसमें अध्यक्ष कौन थे और उसमें महत्वपूर्ण क्या हुआ है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वही है। तो 1885 सबसे पहले तो याद करना है कि ऐसे आपको कि बम्बई में हुआ था पहला, फिर कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। 85 में बम्बई में, उसके बाद कलकत्ता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में। 85, 86, 87, 88 है ना। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बम्बई से गए कलकत्ता, कलकत्ता से आ गए मद्रास,
फिर उसके बाद इलाहाबाद आ गया, प्रयागराज 1885 में सबको पता होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी अध्यक्ष थे। 86 में दादा भाई नौरोजी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये देखिए पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे 1887 में। और जॉर्ज यूले पहले जो है कि यूरोपीय थे, है ना, पहला अंग्रेज जो बना था अध्यक्ष जॉर्ज यूल। ओके, ठीक है। और इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। यूले जब अंग्रेज था तो वहाँ पर लाला लाजपत राय हिंदी में भाषण दिए, है ना, हिंदी में भाषण दिए लाला लाजपत राय, वही अनहैप्पी इंडिया जिन्होंने लिखा है। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी, वायसराय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे तो इसी अधिवेशन में गार्डन पार्टी पर सबको आमंत्रित किया था। कौन? डफरिन। ओके। और WC बनर्जी पहली बार जब अध्यक्ष बने थे तो उस वक्त 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल थे उस अध्यक्ष में। और कहाँ पर हुआ था? बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। ओके। 1889 में बम्बई में हुआ विलियम वेडरबर्न। देखिए 1888 में 1888 में यूले और 89 में हो जाएगा वेडरबर्न। 89 में बम्बई में वेडरबर्न अध्यक्ष बनता है। ओके, तो 2 अध्यक्ष यहीं हो गए। तो टोटल कितने अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अध्यक्ष अंग्रेज बने थे, ये कमेंट करिएगा। 2 देखिए साथ साथ हैं। इलाहाबाद से बम्बई चले गए, बम्बई तो वहीं यूले के बाद विलियम वेडरबर्न। ओके, आगे देखते हैं। आगे है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, रहमतुल्लाह एम सयानी होते हैं और इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार 1896 में। 1896 में कलकत्ता, रहमतुल्लाह एम सयानी। 1890 में 1890 में जब होता है कलकत्ता में अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता उसके अध्यक्ष होते हैं। तो कादम्बिनी गांगुली जो है कि कांग्रेस में पहली बार संबोधित वहाँ पर की थी, पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली वहाँ पर संबोधित की थी 1890 में। ओके। और सेकंड टाइम वंदे मातरम गाया गया था 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में ही करते हैं। कलकत्ता में 1906 में नौरोजी बनते हैं, दादा भाई नौरोजी बनते हैं। स्वराज शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार यहाँ पर प्रयोग किया गया दादा भाई नौरोजी के समय। ओके। 1907 में रासबिहारी घोष होते हैं और कांग्रेस का विभाजन हो जाता है नरम और गरम दल के बीच। 1911 में कलकत्ता में होता है विशन नारायण धर, ये महत्वपूर्ण नाम है, विशन नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया था 1911 कलकत्ता, विशन नारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया था। ओके, 1911 कलकत्ता, ठीक है। 1915 में बम्बई में होता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा रहते हैं। वेलिंगटन ने भाग लिया था, वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। ओके, ठीक है। 1916 में एसी अंबिका चरण मजुमदार होते हैं लखनऊ में। गरम दल और नरम दल को जब एसी मिल जाती है तो लोग जुड़ जाते हैं और मुस्लिम लीग भी जुड़ जाता है, कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हो जाता है। और तिलक यहीं पर बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ठीक है, 1916 में ही, ठीक। और 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं, लेकिन प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू होती हैं पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर में। ओके। 1920 में नागपुर में होता सी विजय राघव चेरियार होते हैं। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की, असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया। बेलगांव एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1927 में एम ए अंसारी होते हैं मद्रास में। 1929 में लाहौर अधिवेशन लाहौर में होता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर की जाती है। कब? 1929 में। ओके। कराची अधिवेशन होता है, कराची वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते हैं। मूल अधिकार प्रस्ताव की यहाँ पर मांग होती है। मूल अधिकार प्रस्ताव मतलब इसमें पारित होता है, गांधी इरविन समझौते का भी अनुमोदन होता है। ओके। तो यहाँ पर कराची अधिवेशन याद रखिएगा 1931 में 29 मार्च को हुआ है, 29 मार्च को खेल करता है यहाँ पर आयोग, 29 मार्च को यह हुआ है। उसके पहले 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी सुखदेव राजगुरु को, है ना, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी 23 मार्च को। उसके पहले जो है कि फरवरी में 1931 में फरवरी में ही आपने देखा होगा कि अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मारी थी। तो ये याद रखिएगा, ऐसे खेल करता है, कहता है कि क्रोनोलॉजी बनाइए इसकी भैया, ठीक है। तो ऐसे 1936 और 1937 ये दोनों में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं और उसके पहले अभी आपने देखा 1929 में कर रहे हैं यहाँ पर लाहौर में। ओके। तो जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। और दूसरा 1936 और 37 जो कि प्रथम अधिवेशन था जो फैजपुर गाँव में हुआ था,
है ना। और आगे यहाँ पर 1938 में हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों में देखिए सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 38-39 में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, इसका गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई। और यहाँ पर 1939 का त्रिपुरी संकट जो होता है, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी के से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद त्याग दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और एक थे पट्टाभिषिता रमैया, उनके बीच में मतलब चुनाव हो गया कि कौन अध्यक्ष बनेगा, और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। और गांधी जी ने चुना था पट्टाभिषिता रमैया को, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो नाराज़ हो जाते हैं और अंततः सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद त्याग देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर अध्यक्ष बनते हैं। 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन होता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र के होते हैं और लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष पद पर रहते हैं। ओके, 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है। आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष यही थे। आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण जो अधिवेशन थे वो देख लिया और उसमें थोड़ा बहुत क्या क्या हुआ था वो चीज़ें देख ली। अब हम गवर्नर जनरल जो थे उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव 2 बार था, 1757 से 1760, 1765 से 1767। क्लाइव देखिए 2 बार है ना, 2 बार गवर्नर रहता है। प्लासी का युद्ध होता है तब क्लाइव रहता है, लेकिन बक्सर का जब युद्ध होता है तब नहीं रहता है। 65 और 67 तक रहता है। 64 में होता है ना, 1764 में। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जो संधियाँ होती हैं 1765 में, इलाहाबाद की संधि जो होती हैं, उस समय वह रहता है। इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं, उसको आगे हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, क्लाइव ही है। तो बता दीजिएगा कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो मतलब उसका नेतृत्व कौन करता है, अभी बता दीजिए, आगे हम बता देंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है कि वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785। वारेन हेस्टिंग यहाँ पर है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया। इसके अलावा 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। विल्किंस के द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद इसी के शासनकाल में हुआ था। ये महत्वपूर्ण है। ओके, इजारेदारी प्रथा वगैरह आगे देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। ओके, इसने करवाया था। चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो एडमंड बर्फ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग चलाया गया और उसके ऊपर मुकदमा दायर किया, परंतु 1795 में इसे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। बन सकता है क्वेश्चन कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में 1784 में इस्तीफा दे दिया था वारेन हेस्टिंग, और 1785 में जब इंग्लैंड पहुँचा तो एडमंड बर्फ ने उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया, है ना। ठीक है। कार्नवालिस आता है। कार्नवालिस का महत्वपूर्ण कार्य जो है, सबसे पहला कि अस्थाई 1793 में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक है। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ की इसने। नागरिक सेवा का जनक है। पुलिस व्यवस्था का जनक भी इसको कहा जाता है कार्नवालिस को। और एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है, आंग्ल मैसूर 1790 से 92 में, और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। आपको पता है कि पहला मैसूर होता है मद्रास, दूसरा होता है मैसूर, है ना, MMS। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1992 में। ओके, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस, नागरिक सेवक जनक कार्नवालिस, पुलिस व्यवस्था का जनक कार्नवालिस, और गाजीपुर में इसकी समाधि है। जानसोर के बारे में हमने बताया कि जानसोर जो था और वेलेजली, ये दोनों जो है कि शिशु वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए थोड़ा चर्चा में थे। ओके, और इसके शासनकाल में निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई 1795 होती है। 1795 में खुर्दा की लड़ाई। वेलेजली सहायक संधि की नीति। यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था कार्नवालिस। वेलेजली जो है सहायक संधि की नीति प्रारंभ करता है। सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से होती है, सहायक संधि, है ना, सहायक संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और टीपू सुल्तान मारा जाता है। याद रखिएगा, 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर वार होता है। और
द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है 1803-1805 में इसके शासनकाल में। ओके, और इसने जो है कि 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की पहली घटना मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों या प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास प्री सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। मतलब पहले सरकार चेक करेगी, ठीक है बढ़िया लिखे हो, हमारे विरोध में तो कुछ नहीं लिखे हो, फिर उसके बाद सरकार निर्णय लेगी कि हाँ आप छाप दो इसको। तो इसी के शासनकाल में वेलेजली। ओके, और स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, वेलेजली बंगाल का शेर कहता था स्वयं को। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई। अब एमिन्स की संधि किससे संबंधित है? 1802 में हुई है। पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे देता है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना यही करवाता है। कौन? वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो हेस्टिंग्स आता है पहला। हेस्टिंग के शासनकाल में एंग्लो और नेपाल, मतलब आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में होता है। सुगौली की संधि 1816 में होती है हेस्टिंग के शासनकाल में। सुगौली की संधि हेस्टिंग के शासनकाल में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 में होता है। ओके, सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। हेस्टिंग्स को 1813 से 1823 तक था। ओके, ठीक है। आप पीछे थोड़ा सा भूल चुके होंगे चीज़ें, फिर से आते हैं। हमने यहाँ पे शुरू किया क्लाइव से। क्लाइव से बताए हैं कि प्लासी का युद्ध होता है सिख शासनकाल में। बक्सर के युद्ध के बाद यह दोबारा आता है, इलाहाबाद की संधि करवाने आता है। ओके, उसके बाद वारेन हेस्टिंग की बात हुई है, तो इसमें हमने बताया है कि विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की जाती है। विल्किंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस ने गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद करवाता है और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इसने इस्तीफा दिया और एडमंड बर्फ के द्वारा इस पर महाभियोग चलाया गया। कार्नवालिस की बात की है तो हमने बताया कि अस्थायी बंदोबस्त यही शुरू करता है। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में। नागरिक सेवक जनक यही है। इसी शासनकाल में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। पुलिस व्यवस्था का जनक, नागरिक सेवा का जनक, और गाजीपुर में इसकी क्या है? कब्र है, समाधि है। जॉन सोर और वेलेजली की बातें की है तो हमने बताया कि शिशु वध पर ये लोग प्रतिबंध लगाए थे, ये लोग उससे संबंधित हैं। ओके, सहायक संधि की नीति शुरू करता है वेलेजली 1798 में। हैदराबाद के निजाम से होती है सबसे पहले सहायक संधि। याद रखिएगा, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि में, इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है और प्रेस पर प्रतिबंध यह लगा देता है। एमिन्स की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया जाता है। वेलेजली के शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना होती है। अब बात कर रहे हैं हेस्टिंग्स की, तो हेस्टिंग के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, सुगौलिक संधि होती है। उसके अलावा तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध होता है। सुगौलिक संधि के बाद हेस्टिंग को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी जाती है। ओके, 1817 में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय दोनों लोग मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं 1817 में। महत्वपूर्ण है। ओके, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लेके आता है। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई जाती है। 1822 में हार्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की जाती है। रैयतवाड़ी मालवाड़ी उसको आगे देखेंगे। और इस प्रकार से लेक्चर बहुत बड़ा भी हो सकता है, 1 घंटे से ऊपर तो जाना ही जाना है। आपको बोर नहीं होना है, ध्यान से चीज़ें सुनते रहिए। कुछ चीज़ें यहाँ से आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिल जाएंगी, है ना। तो बहुत ध्यान से, बहुत शांति के साथ एकदम सुनिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, विलियम बेंटिक की बात करें। बेंटिक के शासनकाल में हमने बताया कि विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में सती प्रथा पर रोक होती है। ठगी प्रथा का अंत होता है। कर्नल स्लीमैन ठगों के विरुद्ध अभियान चलाता है। स्लीमैन, ओके, सरकारी सेवा में यही स्लीमैन है, कर्नल स्लीमैन। आगे हम बताएंगे स्लीमैन के बारे में। हाँ, ये हुआ विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और होता है सती प्रथा पर प्रतिबंध, विलियम बेंटिक के शासनकाल में हो गई चीज़ें। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकाफ, याद रखिए, मेटकाफ। ऑकलैंड जो है शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड कर देता है। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड ना, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड नहीं ऑकलैंड ही। ओके, तो शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड रखा गया। एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत होता है। दास प्रथा का अंत होता है। हार्डिंग प्रथम आता है, फिर उसके बाद डलहौजी आता है। हार्डिंग और एलनबरो, देखिए, खोंड जनजाति के बीच प्रचलित नर बलि प्रथा पर रोक लगाता है। अधिकारी कैंपबेल नियुक्त करता है यह। ओके, हाँ, डलहौजी की बात करें, डलहौजी में कई चीज़ें होती हैं। वुड्स, चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, वुड्स डिस्पैच जो होता है इसी के शासनकाल में 1854 में। ओके,
दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध भी इसी शासनकाल में होता है। व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से लेके आता है डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अंतर्गत सतारा, सबसे पहले सतारा को व्यपगत करता है, हथियार लेता है, फिर जैतपुर व संबलपुर को, फिर बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो अब इसको याद तो करना पड़ेगा। देखिए क्रोनोलॉजी पूछने लगेगा आयोग तो पूछेगा। सतारा पहले, फिर जैतपुर संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 53 में, नागपुर फिर अवध। ओके। करौली 1855 में करौली का भी विलय किया गया, किंतु इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, अर्थात इसे वापस लौटाना पड़ा। अवध का भी विलय कर लेता है। आउटरम की रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर कुशासन का आरोप लगा देता है। अवध 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 है ना, अवध 1856 में उसका विलय कर लेता है। 1853 में बम्बई एवं थाने के बीच रेल चलाई जाती है 34 किलोमीटर, इसी के शासनकाल में। डाकघर अधिनियम पारित होता है 1854 में, डलहौजी के शासनकाल में। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देता है। पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में, इसी के शासनकाल में। ओके। सिक्किम को भारत में मिलाता है, मिला लिया, सिक्किम को भारत में मिलाता है डलहौजी ही, व्यपगत सिद्धांत के थ्रू। डलहौजी ने ग्रीष्मकाल में राजधानी शिमला को बनाया और वहां एक सैन्य मुख्यालय भी गठित किया। डलहौजी को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने सैन्य विभाग को सार्वजनिक विभाग से अलग कर एक नया विभाग बना दिया। ओके। सिक्किम को भारत में मिलाया ही। वुड्स डिस्पैच आता है 1854 में, शिक्षा सुधार के लिए वुड डिस्पैच आया। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। इसने मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया और प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की अनुशंसा के साथ ही स्त्री शिक्षा तथा निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की अनुशंसा की गई। ये वुड्स डिस्पैच जो 1854 में आया था, देखिए क्या बात की गई है, मैकाले की टपकन पद्धति को त्याग दिया, प्रारंभिक शिक्षा देसी भाषा में देने की बात है, लेकिन ऊपर लेवल की शिक्षा ग्रेजुएशन वगैरह आगे की शिक्षा जो है कि वो अंग्रेजी की बात है। ओके, देसी भाषा में नहीं। और साथ ही स्त्री शिक्षा की भी बात की गई है, निजी क्षेत्रों को भी शिक्षा में निवेश की भागीदारी की बात की गई 1854 में। यहीं से स्टेटमेंट बना के खेला होबे हो जाता है ना। चलिए कैनिंग, कैनिंग के बारे में क्या बताएं। कैनिंग जो है कि पहले वो बनते हैं, वायसराय भारत के बनते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हो गया इसके शासनकाल में। ईश्वरचंद विद्यासागर की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। नील विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में होता है, नील विद्रोह होता है। दिगंबर विश्वास, बिछड़ी विश्वास इससे संबंधित हैं। नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861। ये देखिए, नागरिक विधि संहिता 59, भारतीय दंड संहिता IPC वगैरह ये सब है इसी के शासनकाल में। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू कर दी गई। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आता है कि भारत में पहली बार आय कर लगाया गया, इनकम टैक्स पहली बार लगाया गया, जिसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना। ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में पहली बार इनकम टैक्स की बात हुई कैनिंग के समय में, याद रखिएगा। अब यहाँ पर है कि हाँ आगे मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना होती है 1872 में, लेकिन सही तरीके से जनगणना जो शुरू हो जाती है 1881 से होती है रिपन के शासनकाल में, है ना। भारतीय युवराजों के अध्ययन के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। कृषि विभाग की भी स्थापना करता है। सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का भी गठन किया गया और इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई। अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी जाती है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो लिटन देखिए, लिटन को भारत का उद्धारक कही थी, कौन कहा था अभी देखते हैं, नहीं रिपन को तो कहा गया था। लिटन आता है। लिटन विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था लिटन। ओके, 1876 से 78 में भयंकर दुर्भिक्ष, अकाल वगैरह वगैरह, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति यह करता है। किसकी अध्यक्षता में? स्ट्रेची की अध्यक्षता में। कौन सा आयोग? अकाल आयोग। कौन करता है? लिटन के शासनकाल में, है ना, याद रखिएगा। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लिटन के शासनकाल में होता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1877 पारित करता है, 1878 पारित करता है। देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित करके शस्त्र रखने एवं इसके व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश
प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। 21 से घटाकर कर दिया कि 19 वर्ष। अधिकतम आयु, प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया। लिटन के ही शासनकाल में होता। रिचर्ड स्ट्रेटजी अकाल आयोग महत्वपूर्ण है। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी शासनकाल में आता है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो रिपन की बात होती है। रिपन 1840 से 1880 से 1884। मदन मोहन मालवीय ने 1909 के कांग्रेस अधिवेशन में कहा कि भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय रिपन ही थे। मदन मोहन मालवीय कहते हैं। अफगानिस्तान से संधि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट फिर से लाता है 1882 में। कारखाना अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में पारित होता है 1881 में। मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी यही करवाते हैं। ओके। हंटर आयोग की नियुक्ति होती है, किस लिए? विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति, जिसे 1854 के बाद देश में शिक्षा की दिशा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर किए गए सुधार व प्रयासों की समीक्षा करनी थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में होती है। अभी हमने वुड्स डिस्पैच देखा 1854 में, है ना। तो ये हंटर आयोग होता है, ये भी शिक्षा के लिए 1882 में। एल्बर्ट बिल विवाद होता है। नियमित जनगणना की शुरुआत इसी के शासनकाल में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी और मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि भारतीय वायसराय में सबसे अधिक लोकप्रिय रिपन ही था। ठीक, चलिए डफरिन की बात करें। डफर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसके शासनकाल में होती है ना। नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग भारत आया था, इसी के शासनकाल। एचिसन आयोग नागरिक सेवा के विकास के लिए एचिसन आयोग। ओके, ठीक है। लैंसडाउन की अध्यक्षता में, ये देखिए लैंसडाउन जो था वायसराय जब था तो डुरंड आयोग की स्थापना होती है। भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण होता है। डुरंड रेखा, भारत अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण। 1893 में अफीम आयोग का गठन करवाता है। दूसरा कारखाना अधिनियम इसके शासनकाल में आता है। ओके। एल्गिल द्वितीय आता है उसके बाद। तो ये कहता है कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। एल्गिल सेकेंड आके कहते हैं। अकाल आयोग की जांच के लिए लायल आयोग का गठन करता है। वेल्बी आयोग 1895 में भारतीय व्यय की जांच के लिए वेल्बी आयोग का गठन एल्गिल के शासनकाल में होता है। एल्गिन। कर्जन आता है। कर्जन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था। रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी लिखी है। लोकप्रिय वायसराय, अलोकप्रिय वायसराय था, लोकप्रिय कह रहे हैं, सॉरी, अलोकप्रिय ही था कर्जन, अलोकप्रिय था। रोनाल्डसे जो है उसने इसकी जीवनी लिखी है। रोनाल्डसे, याद रखिए। आधुनिक भारत का औरंगजेब गोखले ने कर्जन के कार्यों को आधार बताते हुए गोखले ने कहा कि आधुनिक भारत का औरंगजेब है ये। ओके। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था की शुरुआत करता है। 1901 में भारत में पहली बार जातिगत आधार पर जनगणना इसी के शासनकाल में हुई और 1903 में पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाता है ना। 1903 में फारस गया और फारस अफगान झगड़े को सुलझाने के लिए मैकमोहन की नियुक्ति यह करता है। 1904 में आर्टिफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित होता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन करता है 1902 में। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन यही करवाता है। रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना आयोग का गठन यही करता है 1902 में। 1902 में ये भी पुलिस आयोग। 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग, टॉमस रैले की अध्यक्षता में ये आयोग, मानक्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की भी स्थापना करता है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आता है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की भी स्थापना यही करवाता है। एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन यही करवाता है। देखिए कई चीज़ें हैं। ओके। यंग हस्बैंड मिशन तिब्बत में यही लेकर आता है। और मुख्य सेनापति किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने अगस्त 1905 में त्यागपत्र दे दिया और इसने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर चोट करते हुए इसने कहा कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां विद्यार्थी को कभी डिग्री नहीं दी जाती है। और यह कहता है कि मैं वायसराय के बाद कलकत्ता का महापौर बनना चाहूँगा। और कहता है कि कांग्रेस अब मरणशील है, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूँ। ये भी कहता है कौन? कर्जन कह के जाता है। तो इसके में देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, जैसे कि रोनाल्ड से इसकी जीवनी लिखता है। ओके। और इसने जो कि जातिगत जनगणना करवाता है, एक कल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाता है, मैकमोहन की नियुक्ति करता है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन करता है, रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करता है और सिंचाई आयोग, मानक्रीक की अध्यक्षता में उद्योग व वाणिज्य विभाग की स्थापना करता है।
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लेकर आता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करता है, एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग भी बनवाता है। ओके, ठीक है। और सेनापति था किचनर से विवाद होता है तो और यह त्यागपत्र दे देता है और यह कहता है कि कांग्रेस अब मरणशील है, मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर सकूं, है ना। तो यही कहता है। अब आगे बढ़ते हैं तो मिंटो आता है। मिंटो वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एसपी सिन्हा बनते हैं वायसराय की कार्यकारिणी में। हार्डिंग द्वितीय आता है। हार्डिंग 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की बात कही। याद रखिए, एस्लिंगटन आयोग का गठन करवाता हार्डिंग 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव इसने लाया था, जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया। ओके, और यहाँ पर है कि इसी के शासनकाल में 1915 में मदन मोहन मालवीय अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं। मदन मोहन मालवीय द्वारा बीएचयू की स्थापना 1916 में होती है। चेम्सफोर्ड आता है। चेम्सफोर्ड पूना के डीके कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में होती है। सैडलर कमीशन की नियुक्ति 1917 में होती है, जिसमें 2 भारतीय सदस्य थे। कौन? आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। सैडलर कमीशन नियुक्ति होती है, ये भी शिक्षा से संबंधित है। ओके, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है इसी के शासनकाल में 1 अगस्त 1920 को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग आता है। रीडिंग ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या होती है 1926 में और आईसीएस की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय। रीडिंग यानी रीडिंग पढ़ रहे हैं तो रीडिंग के समय में आईसीएस की परीक्षा अब एक साथ दिल्ली और लंदन दोनों में। एकवर्थ कमेटी का गठन किया गया। इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। पहला रेल बजट 1924 से 1925 में प्रस्तुत किया गया। एकवर्थ कमेटी, याद रखिएगा, एकवर्थ आयोग था जो एकवर्थ कमेटी 1900 इसमें रीडिंग के शासनकाल में 1924 वगैरह में बनी थी, जिसमें से रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। लेकिन 2017 में ही बताइएगा कौन सी कमेटी बनी थी, जिसके आधार पर डेट भी बता दीजिएगा, मतलब ईयर बताइएगा कि किस वर्ष में रेलवे बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया गया, मिला दिया गया, है ना। 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सांविधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी से की जाए। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना बिना किसी देरी से की जाए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो इरविन आता है। 1926 से 1931 तक रहता है। देसी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति करता है, देसी रियासतों के संबंध में, है ना। इसी ने कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन करता है। इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या इसी के शासनकाल में होती है और दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट होता है। लाहौर सडन केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। जतिन दास, है ना। तो बम विस्फोट करते हैं, कौन कौन लोग करते हैं, और जब बम विस्फोट होता है तो अध्यक्षता कौन करता रहता है दिल्ली विधानसभा के कक्ष में, है ना। तो कौन अध्यक्षता करता है। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी और इरविन का समझौता 1931 में होता है और गांधी जी मान जाते हैं 1931 में कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हम भाग लेंगे। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, और गांधी जी एकमात्र जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में 1931 वाले में ही थे। गांधी इरविन समझौता होता है तभी, है ना। चलिए, हाँ, 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में होती है। वेलिंगटन आता है उसके शासनकाल में। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान दिया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। कौन करता है ये आप बता दीजिएगा। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है। अब आता है लिन लिथगो। ओके, लिन लिथगो जब आता है तो प्रांतीय चुनाव 1936-37 में होते हैं। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में से 6 में पूर्ण बहुमत, 2 में समर्थन से अपनी सरकार बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, कितने प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाती है? 8 प्रांतों में। 6 में पूर्ण बहुमत, 2 में समर्थन से सरकार बनाती है ना। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और पृथक पाकिस्तान की मांग होती है इसी के शासनकाल में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में, है ना। और गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ होता है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल मूवमेंट था ना, इंडिविजुअल सत्याग्रह,
गांधी जी पवनार आश्रम से शुरू करते हैं। याद रखिए, पवनार आश्रम से शुरू करते हैं 1940 में। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे ना, दूसरे नहीं। पहले बता दीजिएगा आप लोग कि टॉप 3 सत्याग्रही कौन थे, तीनों लोगों के नाम बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो वावेल आता है, वावेल आता है तो श्री राजगोपालाचारी CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा 20 फरवरी 1947 को कर दी। ओके, और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना, इस सरकार के अध्यक्ष वावेल व उपाध्यक्ष नेहरू थे। इस सरकार के अध्यक्ष वावेल, उपाध्यक्ष नेहरू थे, ठीक है। कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन जिसमें 3 सदस्य होते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता, पास पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। पास पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल व एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय ये थे। भारत विभाजन के संदर्भ में पहले बाल्कन प्लान को विचार किया गया, किंतु इसे नहीं स्वीकारा गया। बाल्कन प्लान छोटे छोटे उसमें बांटना चाहता था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत व पारित हुआ। भारत को पूर्व स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को कर दिया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, गांधी की हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी C राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पर पूरे तरीके से जो महत्वपूर्ण सेक्शन है, आप देखिए वायसराय से ही और उसमें काम क्या हुए हैं, यही महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। अब एकदम रिलैक्स होके सुनिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु NC केलकर तथा IB सेन को चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 के प्रस्ताव के अनुसार अमृतसर में हुआ था। इसके अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु NC केलकर तथा IB सेन को चुना गया। किसको चुना गया था नया संविधान लिखने के लिए? NC केलकर और IB सेन को। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया। याद रखिए, CR दास को अहमदाबाद अधिवेशन के लिए अध्यक्ष नामित किया गया, परंतु इस दौरान उनके जेल में रहने के कारण इस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की और CR दास ने जेल से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो ये महत्वपूर्ण है कि जेल से ही कार्य करते हैं CR दास, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? हकीम अजमल खान करते हैं। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की बात है, महत्वपूर्ण है। हाँ, आगे हैं। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखे एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया था किसने? लाला लाजपत राय ने। यंग इंडिया में, यंग इंडिया गांधी जी का था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट की पुस्तक थी, है ना। तो यंग इंडिया में एक प्रकाशित लेख में लाला लाजपत राय जी ने कहा कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। ओके, आगे बढ़ते हैं। लंदन में देखिए उदारवादी नेताओं की बात करें, दादा भाई नौरोजी उदार थे लोग, सूर्यनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, फिरोज शाह मेहता थे, मदन मोहन मालवीय, ये लोग उदारवादी नेता थे। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1889 में विलियम बेटरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1889 में विलियम बेटरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1889 में की गई थी, लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए, है ना। 1889 में विलियम बेटरबर्न की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और इंडिया नामक पत्र था जो भी था उसको भी प्रकाशित किया गया। ओके, तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। ओके, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात उपरांत उनकी अर्थी को महात्मा गांधी, शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू आदि नेताओं ने उठाया था। अब यहाँ पर ये पॉइंट रखा गया है इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार आयोग पूछ चुका था। लाल बाल पाल, आप पता होगा कि ये त्रिगुट है, इसमें 3 लोग थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसमें लाला लाजपत राय ने 1920 में कलकत्ता के अधिवेशन में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। त्रिगुट के बारे में तो जानते हैं आप लोग कि लाल बाल पाल 3 लोग थे। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और
विपिन चंद्र पाल। ओके, आगे यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में लोगों ने शोक दिवस मनाया। ओके, स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। ठीक है, 1906 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण के दौरान पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का उल्लेख किया। स्वराज शब्द का उल्लेख 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 सितंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ओके, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग स्वीकार कर ली गई। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की शुरुआत कर ली गई। ओके, यहाँ पर है कि 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के स्वागत के लिए एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। क्या किया गया? 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी के स्वागत में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। दिल्ली दरबार में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। ओके, ठीक। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे गदर पार्टी द्वारा गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। ओके, जो उर्दू में पहली बार प्रकाशित हुई। कामाता गारू प्रकरण क्या था? 1914 कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित था, जिसमें ऐसे भारतीयों का प्रवेश वर्जित था जो सीधे भारत से कनाडा न आए थे। ये तो आपको पता होगा पूरा क्या मामला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही दिसंबर 1915 में काबुल, बहुत महत्वपूर्ण, काबुल 1915 में काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। इस सरकार को जर्मनी व रूस ने मान्यता भी दी थी। याद रखिएगा, दिसंबर 1915 में काबुल अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। बरकतुल्ला इस सरकार के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। इस सरकार को जर्मनी व रूस ने मान्यता भी प्रदान की थी। ओके, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने बताया कि इनका तिलक जी की 2 किताबें हैं। मराठा अंग्रेजी में थी, केसरी मराठी भाषा में थी। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की पत्रिका थी, है ना, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता AC मजुमदार ने की थी। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए और नरम गरम दल सब एक साथ आ गए, जो 1907 में अलग हुए थे। ओके, दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। अमीर अली के नेतृत्व में 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। किसके नेतृत्व में? अमीर अली के नेतृत्व में 1908 में लंदन में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर था। गांधी जी ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के विरोध आंदोलन छेड़ा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। इंडियन ओपिनियन कहाँ से इसका प्रकाशन, इंडियन ओपिनियन प्रकाशन अफ्रीका से ही करते हैं गांधी जी, है ना। गांधी जी की वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को आते हैं। सर्वप्रथम 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। इसी आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिलती है ना। चंपारण जो बिहार में है, जिसको मतलब राजकुमार शुक्ल बुलाए थे गांधी जी को वहाँ, तो चंपारण बिहार में यूरोपीय अधिकारियों ने किसानों से एक अनुबंध कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर अनिवार्यता नील की खेती करेंगे, जो 3 कठिया के नाम से जानी गई, है ना, 3 कठिया के नाम से जानी गई। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को भारतीय इतिहास का सबसे नृशंस हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, जब जलियांवाला बाग में लोग नेता जो थे डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिमय जनसभा कर रहे थे। 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। कौन? सैफुद्दीन और किचलू और सत्यपाल, ये लोग, इन लोगों का गिरफ्तार हो गए थे, तो इसलिए वहाँ पर जनसभा आयोजित की गई थी, शांतिमय थी।
उसी समय अंग्रेज जनरल डायर आता है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे देता है डायर। तो इनको उधम सिंह जो है, उधम सिंह जाकर 1940 में इनको डायर को इनके घर में घुस के गोली मारते हैं। लंदन में घर में घुस के गोली मारते हैं उधम सिंह, है ना। उधम सिंह जी के नाम पर उधम सिंह नगर नामक जिला भी उत्तराखंड का एक बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर साझा करता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्यागपत्र दे दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस करते हैं। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया, है ना। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य से शंकर नायर ने त्यागपत्र दिया। ओके, अब आगे यहाँ पर देखिए 1923 में कांग्रेस सदस्यों को विधानमंडलों में प्रवेश के विचार से मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन करते हैं 1923 में कांग्रेस सदस्यों को विधानमंडलों में प्रवेश के विचार से मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। ओके, अब देखिए काकोरी षड्यंत्र केस के तहत राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी गोंडा में दी गई। पिछली बार 21 में पूछा गया क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर फांसी दी गई? अशफाक उल्ला खान को कहाँ पर फांसी दी गई? तो अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। रोशन लाल को कहाँ फांसी दी गई? ये आप लोग कमेंट करिएगा, पिछली बार 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त तथा उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसी केस के अंतर्गत जेल में भूख हड़ताल पर बैठे क्रांतिकारी जतिन दास 64 दिन तक थे। 64 दिन के बाद मृत्यु हो गई। बाद में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कि सर्वप्रथम कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा, जो मनाया जाता है आज भी। सर्वप्रथम कांग्रेस कार्य समिति द्वारा निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दिन मनाया जाएगा, है ना। तो रावी नदी के तट पर जो होता है कराची वाला अधिवेशन 1929 वाला, लाहौर अधिवेशन 1929 वाला। ओके, और गांधी जी की 11 सूत्री मांगों को वायसराय इरविन द्वारा ठुकराए जाने के प्रतिक्रिया स्वरूप सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत की। इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 240 या 241 कुछ स्रोतों में मील की लंबी पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ देते हैं, है ना। तो बताइए कि 240 मील लिखा तो किलोमीटर में कितना होगा? कमेंट करिएगा किलोमीटर में कितना होगा। बहुत ध्यान से सुनते रहिए, सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ओके, 17 नवंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, है ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर पंचाट घोषित किया, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। ओके, बाद में पूना पैक्ट होता है, गांधी जी उस पर चले जाते हैं अनशन पे। तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। लिनलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया। इस प्रस्ताव के अंतर्गत अंतरिम सरकार के गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। पवनार आश्रम से शुरू किए थे ना व्यक्तिगत सत्याग्रह। 11 मार्च 1942 को तात्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। देखिए, अगस्त प्रस्ताव पहले, फिर क्रिप्स मिशन आ रहा है ना। उसी बीच में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गया। क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा है ना। महात्मा गांधी ने कहा था क्रिप्स को, सी से क्रिप्स, सी से चेक, यानी गांधी जी ने इसी को कहा है, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन की वापसी के बाद गांधी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कांग्रेस की वर्धा बैठक में स्वीकार कर लिया गया, जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई थी। कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बम्बई 8 अगस्त 1942 की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव
किया गया। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आता है। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 का आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। सिंगापुर पहुंचते हैं, इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया जाता है। लाल किला मुकदमा होता है 1945 में। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल और मेजर शाहनवाज खान 3 लोग थे। प्रेम कुमार सहगल, मेजर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, देखिए 3 लोगों पर मुकदमा चलता है। लाल किला मुकदमा लाल किले में होता है। एक देखिए सिख व्यक्ति हैं, एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, एक हिंदू हैं। प्रेम कुमार सहगल, मेजर शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लन। और इनको बचाने के लिए वकीलों में बहुत से फेमस लोग जैसे इनकी वकालत करते हैं भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये लोग इनकी क्या करते हैं, वकालत करते हैं। ये महत्वपूर्ण नाम है, पूछे जा सकते हैं कि कौन वकालत नहीं कर रहा था, कौन लोग। ये 3 लोग थे जिन पर मुकदमा चला। ओके। CR दास का फार्मूला सी राजगोपालाचारी द्वारा 1944 में लाया गया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लीग के समझौते की बात की गई। अक्टूबर 1943 में लिलिथगो की जगह वेवेल भारत के वायसराय बनकर आया। 14 जून 1945 को वावेल योजना प्रस्तुत की गई। अब देखिए ये वावेल योजना 1945 में, हमने अगस्ता पर देखा, फिर क्रिप्स प्रस्ताव देखा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन भी वहीं देख लिया, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी देख लिया। उसके अलावा हमने बात की है वावेल प्लान की। तो आप ऐसा सेट करना शुरू कर दीजिए क्रोनोलॉजी में। वावेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुस्लिम लीग की अनुचित मांगों के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत के लिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। हमने बताया कि पास कैबिनेट मिशन अब देखिए बाद में आ रहा है, वावेल प्लान के बाद कैबिनेट मिशन आ रहा है ना। तो पास पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ओके। 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। ओके। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अगस्त 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 3 जून 1947 डेट भी याद रखिएगा। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान को डोमिनियन का दर्जा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये पूरा आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया जा चुका मॉडर्न हिस्ट्री के। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपके मिल जाएंगे, बुक्स वगैरह सब देख लिया गया। तो मास्टर स्ट्रोक इस लेक्चर में इतना ही। बाकी जो चीज़ें और जैसे रैतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा जैसे कि स्वतंत्र राज्य जो बने थे, चिनकलीज खान की अध्यक्षता, मतलब चिनकलीज खान बनाता है नवाब जो, और अवध के नवाबों की बात करें शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और वो चीज़ें जैसे कि पहले पुर्तगाली आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है, अल्बुकर्क आता है, तो पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, इंग्लिश आते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिएगा। और हॉकिंस के बारे में देख लीजिए, जब हॉकिंस आया था। ठीक है, बम्बई की स्थापना कौन करता है, और मद्रास वगैरह, इन सब से रिलेटेड चीज़ें इसको भी देख लीजिएगा। और उसके अलावा चीज़ें बचती हैं जो अब हमने बताया कि 1857 की क्रांति की चीज़ें। क्रांति में आपको क्या देखना, हमने बेहतर तरीके से बताया था लेक्चर में। तो उसमें हमने बताया था कि 1857 की क्रांति में कौन कहाँ से संबंधित था, है ना। जैसे इलाहाबाद से जारज्यूले उसको वहाँ पर दबाता है, जारज्यूल होता है वो। और जैसे अभी हम बात करें कि बिहार की बात करें तो वहाँ पर आयर था और टेलर, वो वहाँ पर दबाते हैं। बिहार में वहाँ से संबंधित थे जैसे कि कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, है ना। उसके अलावा ऐसे ही लखनऊ में जो वहाँ पर 1857 की क्रांति में होता है, तो वो भी देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा चीज़ें जो जैसे कि लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी, है ना, और आत्मीय सभा कब बनती है। उसके अलावा जैसे राजा राम मोहन राय की जो बनी हुई हैं चीज़ें, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज, ओके, मद्रास महाजन सभा। और उसके अलावा जैसे कि 1855 से 1859-60 वगैरह में ये जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
ईयर ही सीधे पूछा जाए 1899 में होता मुंडा विद्रोह, मतलब ये सब विद्रोह वगैरह जो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बाकी ये देख लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। ये महत्वपूर्ण तथ्य क्वेश्चन एक आध यहाँ से बनते ही हैं, है ना। तो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, है ना, और अच्छे तरीके से रिवाइज करिए, करंट अफेयर वगैरह एकदम पकड़ बनाए रहिए, सीसेट को भूल मत जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।